तो एपिसोड 12 की शुरुआत में दिखाया जाता है किडनैपर सावन पे गोली चला देता है तो हिजू भागकर रोते हुए उसके पास आती है, लेकिन ये बस हिजू का सपना था। अब तक इस इंसिडेंट को 1 महीना हुआ था, तभी हिजू को साउंड का रिपोर्टर फ्रैंक कॉल करता है जो किसी फाउंडेशन के इवेंट पे था। तो यहाँ पर चेयरमैन जांगो ने साउंड के नाम पर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज असेट्स वगैरह लिख कर गए थे, सब कुछ सावन अपने अटॉर्नी के थ्रू वो सब कुछ डोनेट कर देता है। हिजू पूछती है क्या सावन वहाँ आया है, रिपोर्टर बताता है नहीं वो नहीं आया। फिर इधर प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सावन का रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट हो गया था, जहाँ से आज उसका सारा सामान हटाया जाता है। इधर सांगू और यूरी डेट करने लगे थे, जहां वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम बिता आए थे। तभी एक बच्चा आकर उसे कहता है कि मैं सांगू भैया से भी बहुत टॉल बनूंगा और उनसे भी ज्यादा कूल, फिर क्या आप सांगू भैया की जगह मुझसे शादी करोगी। सांगू उसके गाल पिंच करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है बड़े होने का, तो वो बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है तो सांगू भी उसे मस्ती करता है। यूरी उसे टीज करते हुए कहती है कि क्या आप एक बच्चे से कम्पीट करोगे। सांगू उसे कहता है कि क्या तुमने सुना, साउंड ने अपने सारे प्रॉपर्टीज एंड असेट्स डोनेट कर दिए, इवन डायरेक्टर ने मुझे बताया कि इस ऑर्फनेज को भी डोनेशन आया है। यूरी कहती है साउंड ने सब कुछ डोनेट कर दिया, डिजाइन कर दिया और किसी को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, लगता है जैसे बेक साउंड गायब हो गया। सांगू कहता है सही तो है, बेक साउंड मर चुका है, जिससे हमें पता चलता कि उस रात जो गोली चली थी वो पुलिस ने किडनैपर पे चलाई थी, जिसे किडनैपर यानी असली बेक साउंड मारा गया। और क्यूशम को चेयरमैन जांगो के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हुई। 6 महीने बीत जाते हैं, हिजू अभी भी साउंड का वेट कर रही है। साउंड अचानक से कहीं गायब सा हो गया था, इसके बारे में हिजू को भी कुछ पता नहीं था। अगले दिन वो जेल आती है दोजे से बात करने, क्योंकि दोजे ने ही साउंड के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। दोजे उसे कहता है कि आप बार बार यहाँ क्यों आती हो, आप जानती हो मैंने साउंड सर को धोखा दिया था। जजू कहती है पर उससे पहले तक साउंड सिर्फ तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, तो क्या तुम्हें उसकी ऐसी कोई भी बात याद है जिसका उसके गायब होने के साथ कोई लिंक हो। दोजी कहते हैं हाँ, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार जब ये बदले का खेल खत्म हो जाएगा वो कहीं गायब हो जाएंगे, ऐसा वो पहले करना चाहते थे, पर फिर उन्होंने कहा कि ये सब खत्म होने के बाद वो आपके साथ हैप्पी रहना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी और ही वजह से गायब हुए हैं। बात करके हिजू बाहर आती है तो वहीं उसे मिस्टर कांत मिलते हैं, क्योंकि वो भी दोजे से ही मिलने आए थे। तो वो हिजू से कहते हैं कि साउंड सर मुझसे काफी बातें पूछा करते थे, जैसे मैरिड कपल कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी केयर जताते हैं, कैसे एक अच्छा हस्बैंड बनते हैं, क्योंकि इन सब मामलों में वो थोड़े कच्चे थे, लेकिन उन्होंने सीखने की कोशिश की थी। हिज उनसे साउंड के बारे में और बताने के लिए कहते हैं तो मिस्टर कांत उसे डिटेल्स में सब कुछ बताने लगते हैं। एक शाम हिज अपने डैड के साथ डिनर करने आई थी, जहाँ की वेट्रेस हिजू के डैड को देखकर वेलकम अगेन कहती है, तो हिजू उनसे पूछती है कि क्या आप यहाँ पहले भी आए हो। डैड कहते हैं हाँ, मेरे सन इन लॉ के साथ। जो सन हिजू सरप्राइज्ड होती है तो उनसे पूछती है कि आप कब आए थे। डैड बताते हैं मेरे बर्थडे के दिन साउंड उन्हें यहाँ लाया था, उनका फेवरेट खाना खिलाने के लिए। साउंड के गायब होने के जस्ट पहले आया था। हिजू पूछते उसके बाद कभी आपसे मिलने आया था। डैड कहता है नहीं। हिजू घर लौट आती है तभी ईना उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ बाहर चलने कहती है, क्योंकि हिजू 6 महीने से इसी घर में ही है, पर हिजू मना कर देती है। ईना कहती है आखिर कब तक वेट करोगी, उसके गायब होने को 6 महीने हो चुके हैं। हिजू कहती है अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ वापस आया तो बता है, मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा। वो चला गया उस रात मुझे रेस्क्यू करने के बाद हॉस्पिटल में, जब मेरी आंख खुली तब वो मेरे साथ ही था। एक रात बुरे सपने से जब मैं जागी तब भी वो मेरे साथ ही था। उसने मुझसे कहा कि वो यही है, मेरे पास ही रहेगा, पर अगले दिन जैसे वो गायब हो गया। मैं जानती हूँ वो वापस आएगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ईना कहती है वो वापस नहीं आएगा, मुझे लगा था तुम उसे कुछ टाइम में भूल जाओगी, पर नहीं, यहाँ तुम तो उसे एक पल के लिए भूल नहीं पा रही हो। कहती क्या आप कुछ जानती हो, वो वापस क्यों नहीं आ रहा। ईना कहती है तुम उसे भूल जाओ। इजू रोते हुए कहती कि ऐसा क्यों बोल रही हो, प्लीज बताओ क्या तुम कुछ जानती हो। ईना कहती है मैं जितना ट्राई कर लूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पर मैं बस चाहती हूँ तुम हैप्पी रहो। इजू कहती मैं कैसे हैप्पी रहूँ जब वो मेरे साथ नहीं है, और बहुत रोने लग जाती है। तो ईना उसे कंसोल करती है। ईना बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि साउंड गायब होने से पहले ईना से मिला था। हिजू साउंड की याद में गुमसुम बैठी हुई थी, तभी उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, पर सामने वाला कुछ भी नहीं कहता। हिजू काफी उम्मीद से कहती कि साउंड क्या ये तुम हो, पर तभी कॉल कट हो जाता है। तो हिजू उस नंबर का कंट्री कोड पता करती है जो किसी ऑर्गन नाम के देश का था। इससे उसे याद आता है कि उसने ऑर्गन नाम पहले भी सुना है। तो अगले दिन वो साउंड के रिपोर्टर फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मुझे ऑर्गन से एक कॉल आया था, फिर आज ही सुबह ऑर्गन से एक पार्सल भी आया था। इसमें एक थैंकिंग नोट था और ऑर्गन के एक साइन लैंग्वेज स्कूल के बारे में लिखा हुआ था कि मेरे नाम से उनके स्कूल को 2 बिलियन वन का डोनेशन मिला है, पर मैंने ऐसा कोई डोनेशन किया ही नहीं है। कुछ साल पहले आप साउंड के साथ ऑर्गन गए थे ना, वहाँ चल रही वॉर के बारे में कवर करने, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर साउंड ऑर्गन में है तो कहाँ रह सकता है। रिपोर्टर कहता है तुम्हें लगता है उसने ये डोनेशन किया। इजू कहती मेरे नाम से और कौन करेगा। रिपोर्टर कहता है क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो, ऑर्गन में अब भी वॉर चल रही है, काफी जगह पूरी तरह से वार जोन बन चुकी है। इजू कहती है यहाँ उसका वेट करते करते मरने से अच्छा है वहाँ जाकर उससे मिल के मरो उसकी जिद की वजह से। तो रिपोर्टर उसे बताता है कि साउंड को वहाँ का सम स्पॉट बहुत पसंद था, जब हम वहाँ थे तब वो कई बार सनसेट देखने जाया करता था। हिजू ऑर्गन पहुँच
जाती है। सबसे पहले उस साइन लैंग्वेज स्कूल में आती है, वहाँ के डायरेक्टर को साउन का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या मेरे नाम से डोनेट इन्होंने किया था, लेकिन डोनेशन हिजू के नाम से डायरेक्टली किया गया था, कोई यहाँ आया नहीं था। तो हिजू उनसे पूछती कि यहाँ का सनसेट स्पॉट कहाँ है। डायरेक्टर बताते हैं कि अभी आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उस जगह के आसपास रेबेल रहते हैं, पर हिजू फिर भी छुपते हुए उस जगह पहुँच जाती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो रेबेल के हाथों पकड़ी जाती है, जो हिजू को दूसरे पकड़े गए लोगों के साथ उनके हाथ पैर बांधकर ट्रक में भर के ले जा रहे थे। पर तभी वहाँ पे कार से एक आदमी आता है जो उस ट्रक में मौजूद डबल्स को मारकर रखियों को आजाद कर देता है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये आदमी हिजू को अपने कार में बिठा आता है और उसे ले जाने लगता है क्योंकि दूसरे डबल्स इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो आदमी रबल्स को चकमा देकर अपनी कार को एक जगह छुपा लेता है, जहाँ वो हिजू की आंखों की पट्टी खोल देता है और अपना मास्क हटाता है। तो ये आदमी साउन था, उसे देखकर हिजू बहुत गुस्सा एंड इमोशनल हो जाती है। साउन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पता है तुम्हारी वजह से मुझे मेरे कितने सारे प्लान्स बदलने पड़ते हैं, जब भी तुम इवॉल्व हो जाती हो तो मेरा कोई प्लान काम नहीं करता और तुम सब खराब कर देती हो। जी गुस्से में कहती है कि मैं सब कुछ खराब करना चाहती हूँ, हमेशा तुम अपने प्लान के बारे में कहते हो, क्या हमारा रिलेशनशिप कभी तुम्हारा प्लान में नहीं था? मेरा प्लान था तुम्हें डिवोर्स देने का, पर मैं नहीं दे पाए, उल्टा मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जी पा रही थी। क्या मेरी बहन ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, उससे पहले उस किडनैपर ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा था? तो यहाँ रिवील होता है कि किडनैपर ने उसे बताया था कि तुम्हारे डैड बेग जांग होने हिजू इना और उसके भाई का एक्सीडेंट कराया था, जिसमें उनका भाई मारा गया और इना डेथ हो गई और हिजू को बात करना छोड़ना पड़ा। तो साउन को इसी बात का गिल्ट था, इसलिए वो गायब होने से पहले इना से मिला था उसके भाई के मेमोरियल हाउस में, जहां उसने अपने डैड के किए के लिए उनसे माफी मांगा था। साउन ने हिजू से भी माफी मांगी थी, हिजू ने सो के कहा था, लेकिन इस गिल्ट की वजह से साउन हिजू को फे नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अपने आप को पनिश करने के लिए वो हिजू से दूर चला गया। बैक टू प्रेजेंट हिजू कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए और कितना वेट करना पड़ेगा, तुम भी जानते हो, जब से हमारी शादी हुई है हमने ज्यादा टाइम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे से दूर रहे हैं, जबकि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए थी, प्यार करना चाहिए था। तो और कब तक मुझे वेट करना होगा तुम्हें, और कितना टाइम चाहिए? अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। साउन कहता है तुम मुझे ऑलरेडी पनिश कर रही हो, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ पर तुम देख रही हो ना, मैंने अपने आप को रोका हुआ है। हिजू कहती है पर मैं अपने आप को नहीं रोकूंगी, ये बोलकर उसे किस करने लगती है। तो साउन आप खुद को नहीं रोकता, देन साउन उसे अपनी जगह ले जाता आता है जहां इनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। अगली सुबह जब उठते हैं तो हिजू उसका फोन चेक करती है जहां बहुत सारे सनसेट के फोटोज थे। हिजू कहती है मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें सनसेट इतने पसंद है। साउन कहता है क्योंकि इनमें मुझे तुम दिखती हो। तो हिजू पूछती है क्या वो 604 नंबर से कॉल तुमने किया था? साउन कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए बस एक बार तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल किया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाओगी। पूछती है वो डोनेशन तुमने किया था ना? साउन कहता है हाँ। क्या तुम्हें 2 बिलियन वन से कुछ याद आ रहा है? तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट जिसके क्लॉज तोड़ने पर मुझे 2 बिलियन वन का पेनल्टी देना पड़ता, तो ये उसी के 2 बिलियन वन थे, क्योंकि मैं एक क्लॉज तोड़ने वाला हूँ। बक्साउन तुम्हें डिवोर्स देगा और मैं जो बक्साउन नहीं हूँ तुमसे शादी करूंगा। जो सुनी जो बहुत हैप्पी होती है, तो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ आज उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। सांगू, यूरी, मिस्टर पार्क, रिपोर्टर फ्रेंड और हिजू की डायरेक्टर, तो सभी लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं, जहाँ सभी लोग उनकी दूसरी शादी के लिए उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं। ये लोग साउन का नया नाम पूछते हैं तो हिजू इन्हें नया नाम बताती है जो कि था बक यू योन, इसका मतलब था वन एंड ओनली लव। तो सब लोग उन्हें थोड़ा टीज करने लगते हैं, तभी सांगू और यूरी भी अनाउंस करते हैं कि वो दोनों भी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इससे सभी लोग और सरप्राइज एंड खुश होते हैं, तो सभी लोग हैप्पी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो शाम को सबके जाने के बाद दोनों घर की साफ सफाई कंप्लीट कर लेते हैं। जजू कहती है उसे ये लाइवली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, वो चाहती है हमेशा उनका घर ऐसा ही रहे, चहल पहल होती रहे, कभी शांत ना रहे। साउन कहता इसके लिए हमें घर में नए मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। ये बोलकर हिजू को उठाकर बेडरूम ले जाता है। अगले दिन साउन मिस्टर जंग से मिलने जाता है जो जेल से रिहा हो चुके थे, और वो अब एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। इधर अपने मॉम से मिलने आती है जो फाइनली हिजू को खुश देखकर हैप्पी होती है और उसे हमेशा खुश रहने का ब्लेसिंग देती है। जाते हुए वो इना से मिलती है, शादी के बारे में उसे ना बताने के लिए इना भी उसे सॉरी कहती है। पास्ट के लिए कहती है मैं तो पास्ट को भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाओ, बेकार में पास्ट की बातों को याद करके सैड क्यों होना, और मैं अभी सच में खुश हूँ, इसलिए मेरी फिक्र मत करिए। तो हिजू अभी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ब्रॉडकास्टर दोनों का ही काम करती है। तो एक दिन हिजू न्यूज स्टेशन में थी जहां यूरी न्यूज पढ़ रही थी। इसमें किसी 2 कंट्रीज के बीच वॉर चल रहा था। इसमें से एक देश में कुछ कोरियन लोगों को होस्टेज करके रखा था, तो कोरियन गवर्नमेंट की ओर से उस कंट्री में नेगोशिएट करने गया था साउन, क्योंकि अब वो एक गवर्नमेंट डिप्लोमेट बन गया था। हिजू को उसकी चिंता होती तो उसे कॉल करती है, पर साउन कॉल नहीं उठा रहा था। काफी देर बाद साउन उसे कॉल बैक करता है और बताता है कि मेरा काम हो चुका है, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं दोज की भी सजा कंप्लीट हो चुकी थी और वो फिर से साउन के टीम में काम कर रहा था। यूं तो उसे बहुत सुनाने लग जाती कि तुम कहाँ थे, कब से कॉल कर रही थी, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। साउन कहता है 406, तुम्हारे टोन को क्या हुआ, तुम तो बहुत रफ थी, इतनी कमजोर कब से हो गई? यूं कहती क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? साउन कहता है हाँ, वो मुझे जिस टोन में धमकी देती थी वो काफी इंटेंस और
थ्रिलिंग थी क्योंकि वो कभी अपने आप को रोकती नहीं थी। अगर तुम अपसेट हो और मुझे कुछ नहीं कहती हो तो मुझे लगेगा मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ की वो बात पसंद है जब वो अपने आप को किसी बात के लिए नहीं रोकती, इसलिए अपने आप को रोको मत। गुस्सा हो तो डांटो, शिकायत करो, नखरे दिखाओ तो प्रॉमिस करो, ये सब करोगी। कहती है ठीक है, फिर अगर अब से मैंने कॉल किया तो तुम क्या करोगे? साउन कहता है जो भी तुम कहोगी। यू कहती ठीक है, फिर मुझे जो चाहिए वो मैं बता रही हूँ, अभी का अभी मेरे बाहों में वापस आ जाओ। साउन कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। ड्रामा के आखिर में हमें दोनों को साथ में हाथों में हाथ पकड़े दिखाया जाता है जो हैप्पी अपनी लाइफ जीने लगते हैं। इसी के साथ ही व्हेन द फोन रिंग्स की हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी एक रोमांटिक ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।